दोस्तों दोस्तों अगर आपने इससे पहले चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करने आए हैं। ठीक है, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। देखिए, ये हम देखते हैं रेनेसेंस के नाम से। ठीक है, यानी रेनेसेंस क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताना था रेनेसेंस मतलब कि पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। ठीक है, क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी चलेंगे और आपको जल्दी जल्दी टर्म क्लियर करने पड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन कल्चर, यानी एक लैटिन भाषा का शब्द ये है और इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी किसी को दोबारा जन्म देना। और हम सब जानते हैं कि उस समाज में क्या हुआ था कि जो लोग सो गए थे धर्म के नाम पर, धर्म की कुरीतियों के नाम पर, बुराइयों के नाम पर, अंधविश्वास में सो गए थे, उनको दोबारा जगाना ही क्या कहलाता है? रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण कहलाता है। इसके कारण क्या रहे होंगे? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो कारण आपको देखना है कि कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट सोसाइटी से उनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हो गए थे। दूसरा क्या था? राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, दूसरा मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती जा रही थी, यानी वकील, एडवोकेट, डॉक्टर, अध्यापक, ये सब क्या थे? ये इतने डेवलप हो गए थे कि इनको पता चल गया था कि भैया चर्च जो है ना वो सिर्फ दिखावटी बातें करता है, बातें बनाता है और कुछ नहीं है। और फिर मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास ही है जिनके कारण इतना कुछ देखने को मिलता है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, जब सामंतवाद खत्म होने लगा, सामंती व्यवस्था खत्म होने लगी, तो हम देखते हैं कि चर्च के पावर बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने दिखती है। और उसी के बाद क्या होता है? नए नए टाउन और ट्रेडर्स आते हैं और ट्रेडर्स अपने नए नए इन्वेंशन से लोगों को जागरूक करते हैं और उस जागरूकता में क्या होता है कि पुनर्जागरण का निर्माण होता है। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट है राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स, यानी कि एक राष्ट्रवाद की भावना, एक आप अपनापन, एक मानवतावाद की भावना वहाँ पे क्या होती है? जागृत होती है, और जिसके कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, ये 4 कॉजेज थे, यानी कारण थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि इसी में पहला जो पॉइंट है इसमें कि कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, उसके भी 2 पॉइंट है। देखिए कौन कौन से। तो पहले तो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोल ऑफ द ऑटोमन टर्क्स। ठीक है, ऑटोमन और तुर्की जो था उसका भी फॉल डाउन चला गया था। दूसरा क्रूसेड्स भी आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपसे पहले बात की थी कि धार्मिक आंदोलन चल रहा था और धार्मिक आंदोलन से पहले धार्मिक लड़ाई चल रही थी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ऑटोमन के अंदर और इधर ईसाई क्रिश्चियन। ठीक है, इन दोनों में आपसी मतभेद चल रहा था, धर्म कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो वो भी आप एक कारण में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि इफेक्ट्स क्या थे। देखिए, इफेक्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। पहले तो है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। एक मॉडर्न एज की बिगिनिंग होती है, यहाँ पे ह्यूमनिज्म की बात होती है, सिर्फ मानवतावाद की बात होती है, मानव के टैलेंट की बात होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है? रैशनलिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म यानी कि आर्ट लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। ठीक है, और तीसरा है साइंटिफिक वैल्यू में अगर मैं आपसे बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इसके बारे में मैंने डीप में पढ़ाया था। कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, इन सब की थ्योरी के बारे में मैंने आपको डीप में लेक्चर में पढ़ाया था, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे नोट्स में मैंने आपको करवा दिया है ताकि आप इसको लिख लीजिए। पेपर के आधे घंटे पहले भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको पुनर्जागरण का चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगला हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक्स आर्ट, यानी कि अब आप देखते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग, और मोनालिसा की पेंटिंग के अलावा आप देखते हैं कि द लास्ट सपर, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची की। ठीक है, और माइकल एंजेलो जैसे बड़े बड़े चित्रकार भी अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लोगों को सामने आ गए थे। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक लिटरेचर, ह्यूमनिटी स्ट्रीम। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक लिटरेचर का मतलब है कि अब साहित्य से भी लोगों को क्या किया जा रहा था? जागृत किया जा रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी मूवमेंट का रिफॉर्मेशन कैसे किया गया। पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग तो मैंने बता दिया। ठीक है, कि रिफॉर्म करना, किसी भी चीज़ को रिफॉर्म करना, धार्मिक, मैंने कहा था ना, धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो वही है ये। ठीक है, अगला है कॉस्ट, कारण क्या था? ऑटोक्रेसी ऑफ द चर्च, चर्च की ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना था, यानी कि चर्च की जो मोनोपोली थी उसे ख़त्म करने के लिए ये कारण था। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाय मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग द्वारा जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था उसका वो कारण बना किसका? धर्म सुधार आंदोलन का। ठीक है, आगे जाके सबने प्रोटेस्टेंट धर्म को
एक नया धर्म बना के रख दिया और इसके अनुयायी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि दो तरह के वर्ग निकल के आए। पहले तो जो कैथोलिक थे, जो पुरानी सोच रखते थे वो कैथोलिक, और जो नई सोच रखते थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट थे, जो कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा। अगला हम देखते हैं कि फ्रॉम द 14th टू एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन बहुत ज़्यादा अपने आप को निकालने लगे थे, मतलब टाउन बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट्स एंड लर्निंग भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी, हिस्ट्री डेवलप होने लगी थी उस समाज की, ठीक है। और द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी, इस इटालियन सिटी का रिवाइवल शुरू हो चुका था। लैटिन में चर्च की पावर बहुत ज़्यादा तो चली गई थी, मगर वहाँ पे चर्च भी बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिल रहा था हमें। बाइजेंटिन एम्पायर भी यहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल रहा था। इस्लाम भी अपने यहाँ पे कॉमन लिटरेचर को लेकर आ गया था, कि क्योंकि अरबी और इनके लेखक दोनों मिलकर अब काम कर रहे थे समाज के लिए, ठीक है। और अगला हम देखते हैं कि इटालियन कोस्ट पोर्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यापार किया जाए। इंडिपेंडेंट सिटी के नाम से हमें देखने को मिलते हैं दो, फ्लोरेंस एंड वेनिस। ये आज भी बहुत फेमस और बहुत सुंदर शहर है वहाँ के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। लोग अब क्या कर रहे थे? अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे, और यूनिवर्सिटी में भी कौन कौन सी पुरानी थी? एक था पादुआ और दूसरा था बोलोगना। देखिए ये रहा, एक मिनट, एक ये पादुआ और दूसरा बोलोगना, ठीक है। ये दो तरह के कौन थे? ये दो तरह के यूनिवर्सिटीज़ हमें उस समाज में देखने को मिल रही थी। उसके बाद ह्यूमनिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, हर कोई ह्यूमनिस्ट बन रहा था, जो कि ग्रामर पढ़ते थे, है ना, पोएट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, फिलोसफी पढ़ते थे, और लोगों को बताया जाता था कि ह्यूमैनिटीज़ का अर्थ क्या होता है और ह्यूमैनिटीज़ होती क्या है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा उस सेंचुरी में ये फेमस हुआ, ये वर्ड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। और लोगों की इंटरेस्ट और स्किल को इम्पोर्टेंट समझकर ही काम किया जा रहा था। अब आपको मैं कुछ पीरियड बताता हूँ उस समय के। पहले तो 5 से लेकर 14th सेंचुरी तक को द मिडल एज कहते हैं। 5 से 9th सेंचुरी तक द डार्क एज कहा जाता है। 9 से 11th सेंचुरी को हम द अर्ली मिडल एज देखते हैं, और 11 से 14th सेंचुरी को हम द लेट मिडल एजेस कहते हैं, और 15th सेंचुरी को हम द मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइंस और फिलोसफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अरेबियन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैनी स्कॉलर इस समय में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। ये इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, ठीक है। इन्होंने किस किस पे काम किया? तो नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री। मुस्लिम राइटर्स भी इनमें इन्वॉल्व थे, है ना। इटालियन वर्ड को जानना शुरू किया था इन्होंने, इसलिए इसमें हम इब्न सीन के नाम, इब्न सीन करके एक इतिहासकार रहे हैं, उनके बारे में और राजी के बारे में भी हम स्कूलों में, वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिस्टिक्स एंड रियलिज्म, यानी नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव एंड दैट बाय नथिंग द चेंज क्वालिटी ऑफ लाइट देयर पिक्चर एक्वायर्ड अ 3 डायमेंशनल क्वालिटी, यानी 3D वगैरह की उस समय शुरुआत हो चुकी थी, लाइट्स वगैरह का शुरुआत हो चुकी थी, ज्योमेट्री को सब अच्छी तरह से वो लोग समझना सीख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, ये सब कुछ वो जान चुके थे, उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई थी। अगला है एस्पिरेंट्स ऑफ वुमेन, वुमेन की एस्पिरेंट्स क्या थी? वो प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स पढ़ना सीख चुकी थी। कोपरनिकस के रेवोल्यूशन को घर तक पहुंचाया गया। इसको जानने के सोर्सेस क्या हैं? देखिए, फ्लोरेंस के अंदर जो कैथीड्रल चर्च है उसके अंदर भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और उसके अलावा टोलेमी के द्वारा जो लिखा गया है वो भी हमें देखने को मिलती है, किताबें वगैरह, ठीक है। द पीटा करके है जो माइकल एंजेलो ने लिखा था, ठीक है, उसमें भी हमें जानने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जब जो प्रिंस है, द प्रिंस करके एक बुक का नाम है, वो जो मैकियावेली ने लिखा है, और मैकियावेली के द्वारा भी हमें उस समाज के बारे में जानने को मिलता है।